हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग, वो भी एसके झा सर द्वारा लिखा गया यह बुक है जिसमें 50 सेट टोटल दिया गया है। इसमें से आज 16वां सेट होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 15 सेट कंप्लीट करवा चुका हूं। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देख पाइएगा तो बहुत कुछ आप नहीं सीख पाइएगा, जो कि हम एक्स्ट्रा बताते रहते हैं वीडियो के माध्यम से और वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार पड़ती है, यानी कोई महीना है उसका 2 तारीख जो है ना, 2 तारीख वह कौन सा दिन है? रविवार है। 2 तारीख को रविवार है। 2 तारीख को कौन सा दिन है? तो रविवार है। तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये चीज हम लोगों से पूछा गया है। दोस्तों, यहां पे देखिएगा कि आप जानते होंगे कि प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक 7वां दिन क्या होता है? वही दिन होता है। तो सोच के देखिए कि 2 तारीख को रविवार है तो इसके 7 दिन बाद क्या होगा? रविवार ही होगा। इसके 7 दिन बाद रविवार होगा, यानी 2 + 7 यानी 9 तारीख को रविवार होगा। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 9 + 7 16 तारीख को रविवार होगा। इसके बाद फिर इसमें 7 ऐड करेंगे, इस प्रकार देखिए 7 7 ऐड कीजिएगा, 7 फिर ऐड करेंगे तो 7 6 13 यानी 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? फिर रविवार होगा। फिर 7 हम ऐड करते हैं, इसमें 7 ऐड करते हैं तो 23 और 7 30 हो जाएगा, यानी 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? फिर रविवार होगा। दोस्तों, 30 तारीख के रविवार होगा तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा। 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। और यही तो पूछा जा रहा था कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। देखिएगा यहाँ पे कि एक ही पासा का 2 स्थिति दिया गया है, यानी 2 तरीके से इसको लिखा गया है। जब 2 नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी? दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये पूछा जा रहा है आसान शब्दों में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि 2 के विपरीत कौन होगा, ये चीज निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले कि किस प्रकार का यह पासा है ना। और दोनों पासा में हम लोग देखेंगे क्या कि कोई कॉमन है क्या। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो 3 दिख रहा है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो 3 दिख रहा है। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो जरूर जा करके देखिएगा, उसमें हम बेसिक बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो कॉमन होता है ना, वहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको घुमा देते हैं, यानी मूव करवा देते हैं क्लॉकवाइज में। घड़ी के दिशा में इसको क्या करते हैं कि मूव करवा देते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि इसमें 3 कॉमन है तो यहाँ पे भी 3 है। दोनों में 3 कॉमन है ना। जब दोनों में 3 कॉमन है तो 3 से ही क्या करेंगे कि घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज में इसको मूव करवा देंगे, यानी घुमाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपको लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो देखिए, जो चीज आपका कॉमन है उसको पहले लिखिए, 3 लिखेंगे। इसका घड़ी के दिशा में बढ़ते जाएंगे तो 3 के बाद किसको लिखेंगे? 6 को। इसके बाद फिर 1 को, तो 3 6 1 इस प्रकार। अब यहाँ देखिए कॉमन वाला को कॉमन वाला के नीचे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसका यहाँ देखिए घड़ी के दिशा में आप बढ़िएगा तो 3 के आगे कौन होगा? 5, 5 के आगे कौन होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों से पूछा है कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो देखिए 2 के विपरीत कौन है? 1 है। 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि अगर आपसे पूछता कि
5 के विपरीत कौन होगा, तो 6 हो जाता, या 6 के विपरीत 5 हो जाता। अब यहाँ देखिए कि 3 के विपरीत अगर पूछा जाता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते होंगे कि किसी भी पासा में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 से लेकर के 6 तक अंक पड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 1 से लेकर के 6 तक अंक रहता है, तो इसमें 1 2 3 5 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जो है वह नहीं दिखाई दे रहा है, वह कौन है, तो 4 है। 4 है क्योंकि 3 के विपरीत 3 तो नहीं हो सकता है, 3 एक के जगह ना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत कौन होगा, जो इसमें से नहीं है, तो नहीं कौन है, तो 4 नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाता। तो हम लोगों से पूछा गया था कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो 1 होगा, यानी 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 3 से 4 के लिए। तो निर्देश नीचे दिया गया है और उत्तर देने का तरीका भी आपको दिया गया है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए कि कथन में देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा गया है कि कुछ रसोइये सुस्त है, यानी कुछ रसोइये जो है, मान के चलिए कि इतना सारा रसोइया है, इतना सारा रसोइया है और इतना सारा रसोइया है, इसमें से बोला जा रहा है कि कुछ रसोइये जो है वह सुस्त है, यानी सुस्त के अंदर है। कुछ रसोइये जो है वह सुस्त है, इसका मतलब कि इतना सारा सुस्त है और इतना सारा रसोइया है, तो कुछ रसोइया सुस्त के अंदर है, अंदर दिख रहा है आपको। आगे फिर बोल रहा है दूसरा कथन में कि सभी लड़के सुस्त हैं, यानी जितने भी लड़के हैं वो सब क्या है, तो सुस्त हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि सभी लड़के क्या है, तो सुस्त हैं। तो आप इस प्रकार लड़के को लिख सकते हैं, यानी सभी लड़के क्या है कि सुस्त हैं। तो सभी लड़के सुस्त हैं, तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं या फिर यहां भी हो सकता है। सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं वो सुस्त अगर होंगे तो सुस्त के अंदर कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, तो आप यहां भी लिख सकते हैं या फिर यहां पर भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर इसके बीच में भी लिख सकते हैं, एक काल्पनिक मान करके चलिए। अब हम लोगों से निष्कर्ष में पूछा है, पहला निष्कर्ष कि कुछ लड़के रसोइये हैं, तो कुछ लड़के रसोइये हैं। तो यहां पे देखिए कि इसमें कुछ लड़के रसोइये हैं, तो रसोइया और लड़का से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे बोला गया था कि कुछ जो है, यानी सभी लड़के सुस्त के अंदर है, लेकिन लड़का रसोइया है कि नहीं अभी कंफर्म ये चीज़ नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर कि कुछ रसोइये लड़के हैं, तो कुछ रसोइये जो है वह लड़के हैं, यानी लड़के के अंदर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि गलत कर देंगे इसको। क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो आपका निष्कर्ष न तो 1 निकलेगा ना ही 2 निकलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर। यह कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, लेकिन बनाने वाला नहीं है, समझने वाला है। कथन हम लोग पढ़ते हैं कि एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। यानी एक विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, जो कि हर एक कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं कि बच्चे को आकर्षित करने के लिए आकर्षक उपहार देते हैं या फिर आकर्षक वादा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, बोला जा रहा है क्या कि कोई कोचिंग का नाम है, यहाँ पे एक्स नाम दिया गया है कि कोई कोचिंग संस्थान है, उसे बोला है क्या कि ये भर्ती हो, यानी इसमें हमसे आप जुड़िए, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। यहाँ पे बोला गया कि अगर हमसे आप जुड़ते हैं तो हम आपको सफलता की गारंटी देते हैं। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, तो पहला निष्कर्ष देखिएगा कि ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित है। तो गारंटी जब दे रहा है तो अच्छी तरह से सुसज्जित होगा, दूसरा काम तो नहीं है, कोचिंग है। दूसरा देखिएगा कि कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, तो बिल्कुल सफलता की आशा करते हैं, तब तो इस प्रकार का एडवर्टाइज करवाया जा रहा है। आप देखते होंगे कि किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज कब करवाया जाता है, जब वो लोग जान जाता है क्या कि ये अगला का क्या चल रहा है, यानी अगला के दिमाग में क्या चल रहा है,
तो स्टूडेंट को यह चीज़ चल रहा होगा कि यहाँ पे हम कोचिंग पकड़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि दो जो है निष्कर्ष, कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। कोचिंग संस्था में जाने के लिए वह चाहते हैं वैसे कोचिंग संस्था में जाने के लिए जहाँ पे हम सफल हो सकें। तो इसी प्रकार क्या कर रहे हैं कि अपने कोचिंग संस्थान वाले आकर्षक एडवर्टाइज करवा रहे हैं, यानी विज्ञापन दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर। 5वां नंबर के लिए निर्देश दिया गया है कि कथन के आधार पर बताइए निष्कर्ष निहितार्थ है अथवा नहीं। नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके यह ज्ञात करें कि वे युवक जो नौकरी करते हैं लेकिन शिक्षित नहीं है निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि समझा सकें। दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम दिया गया है, इस प्रकार का डायग्राम है, और यहाँ पे देखिएगा कि नौकरी करने वाला है, ये नौकरी करने वाला है, ये शिक्षित है, ये शिक्षित है, और ये युवक वर्ग के, युवक वर्ग के। अब यहाँ पे देखिए इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 5 है, 7 है और 6 है। इस प्रकार दोस्तों दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यह जो रिंग है, यह जो वृत्त है, यह नौकरी पेशा वाला इतना सारा है, नौकरी पेशा वाला इतना सारा शिक्षित है, और इतना सारा क्या है कि युवक है, और एक दूसरे में भी अंतर्निहित है, ऐसा भी है। दोस्तों हम लोगों से पूछा है कि अध्ययन करके यह ज्ञात करें कि वे युवक जो नौकरी करते हैं, वे युवक जो नौकरी करते हैं, यानी युवक जो है नौकरी वाला के अंदर है होना चाहिए। वे युवक जो नौकरी करते हैं लेकिन शिक्षित नहीं है निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इतना सारा युवक है ना, और ये वाला जो घेरा है यह शिक्षित है। हम लोगों से बोला गया कि वे युवक जो नौकरी तो करते हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तो इतना को हटा दीजिए उधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि युवक में आपका 7 दिख रहा है, जो कि नौकरी करने वाला में के है। युवक 7 जो है वह नौकरी करने वाला का है कि नहीं, लेकिन शिक्षित नहीं है। देखिए शिक्षित नहीं है, शिक्षित के अंदर नहीं है, तो शिक्षित के अंदर नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 7 युवक ऐसे हैं जो कि नौकरी में है लेकिन शिक्षित नहीं है, और यही चीज पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि केवल 7। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर। एक पासे की नीचे दी गई 2 विभिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफेद के पीछे कौन सा रंग होगा। यानी सफेद के विपरीत कौन होगा, सफेद के विपरीत कौन होगा, ये चीज हम लोगों से पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक ही पासा का 2 प्रारूप दिया गया है। दोनों में हम लोग देखते हैं कि कॉमन पहले क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए पीला है तो पीला है ना, लाल है तो लाल है। जब दो पासा में यानी एक ही पासा का 2 प्रारूप हो, तो जब एक ही पासा के 2 प्रारूप में 2 फलक कॉमन हो, तो जो तीसरा फलक बचेगा वह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहां पे देखिए सफेद के विपरीत कौन हो जाएगा, नीला हो जाएगा। सफेद के विपरीत कौन हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डी पिता है बी का। डी पिता है किसका, बी का। बी के पिताजी कौन, डी, तो पिताजी एक जनरेशन ऊपर होंगे। आगे दिया गया कि बी ननद है सी की। बी ननद है सी की। सी की कौन है, ननद। ननद जानते होंगे, यानी पति के बहन को क्या बोला जाता है, ननद बोला जाता है। तो यहां पे देखिए कि बी जो है सी की कौन है, ननद है।
तथा बेटी है ए की, यानी बी ननद है सी की तथा बेटी है ए की, यानी ए की बेटी कौन है, बी है। तो ए की बेटी बी है, तो यहाँ पे देखिए कि बी का डी पिता है तो ए कौन, माता, यानी डी का पत्नी, डी का पत्नी कौन, ए। और इसका देखिए ए का बेटी है कौन, बी है। अब देखिए ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वह डी से किस प्रकार संबंधित, किससे, डी से, यानी जिसमें से लगा हुआ रहेगा ना उधर से ही रिश्ता फरियाने चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए का डी से क्या रिलेशन है, तो पत्नी का रिलेशन है। ए का डी से क्या रिलेशन है, तो डी से, यानी डी क्या कहेगा ए को, तो पत्नी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी, वाइफ, मेहरारू, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जनरलाइजेशन यहाँ पे एक शब्द दे दिया गया है और बोला जा रहा है क्या कि निम्न में से वह ऑप्शन को चुने जो कि इसका प्रयोग करके नहीं बनाया गया होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन में कि एन इसमें है क्या, तो बिल्कुल एन है, ओ भी आपको दिख रहा है, टी भी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है। इसका मतलब यह इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी नोट बनाया जा सकता है, तो ये तो होगा नहीं। हम लोगों से पूछा है कौन नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आर भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये सब लेटर इसमें है, यानी रेशन का जो जितना भी लेटर है इसमें सब इसमें विद्यमान है, तो इसलिए ए भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा कि एल भी है, अगला लिजार्ड में एल भी है, देखिए आई भी है, जेड भी है, ए भी है और आर भी है, लेकिन देखिएगा कि डी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों डी इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो डी जो है इससे बिल्कुल अलग है। इस वर्ड में जितना भी लेटर है उसमें डी कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसका प्रयोग करके यह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा और गोट जो है वह है, क्योंकि एक आंसर हो गया तो दूसरा को देखना बेवकूफ़ी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां नंबर, बोला जा रहा है क्या कि संख्याओं का युग्म चुनिए जो उभयनिष्ठ गुणधर्म के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, जबकि कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि वह बिल्कुल अलग होगा, यानी वही चीज़ हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन इसमें अलग है, यानी गुणधर्म का पालन नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 144 जो होता है वह किसका स्क्वायर होता है, तो आप जानते होंगे कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 9 के स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पे देखिएगा कि 169 जो होता है वह 13 का स्क्वायर होता है, जबकि 600 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी किसी का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यही सबसे अलग होगा। और भी आप चेक कर लीजिए, 196 जो कि 14 का स्क्वायर होता है और 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है, 110 का स्क्वायर होता है और 225 15 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोनों क्या है, किसी न किसी का वर्ग है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका एक वर्ग है लेकिन दूसरा वर्ग नहीं है। तो यही सबसे अलग है, यानी गुणधर्म का पालन यह नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर, बोला जा रहा है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा। एक लड़की का परिचय कराते हुए कौन कहता है, विपिन कहता है। क्या कहता है कि उसकी माता किसकी, लड़की की, लड़की की माता, उसकी माता यानी किसकी, तो लड़की की माता। उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। दोस्तों यहां पे देखिएगा कि लड़की की माता जो है ना मेरे सास की इकलौती बेटी है। अब सोच के देखिए कि सास की इकलौती बेटी कौन होगी, सास की इकलौती बेटी कौन होगी,
नहीं समझे? मेहरारू, मौगी, पत्नी, वाइफ। तो यहां पे देखिए कि सास की इकलौती बेटी जो होगी वह कौन होती है? तो पत्नी होती है। तो यहां पे देखिए कि लड़का है, यहां पे लड़का कौन? विपिन। विपिन ये लड़का है और इसकी सास की इकलौती बेटी तो यही लड़की है ना हुई, इकलौती बेटी। यानी विपिन के सास के पास एक गो बेटी है, इकलौती बेटी, तो इसकी पत्नी। अब यहां पे देखिए कि विपिन का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। विपिन का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? तो पत्नी का रिश्ता है, या फिर इसका ही पति हो जाएगा विपिन, है ना। तो यहां पे देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चाचा, बिल्कुल नहीं। बी में पिता, बिल्कुल नहीं। सी में भाई, बिल्कुल नहीं। डी में पति, बिल्कुल सही। यानी लड़की का विपिन कौन हुआ? पति हुआ। लड़की का विपिन पति है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। इसे बोला जा रहा है कि कक्षा ए और कक्षा बी में छात्रों की कुल संख्या 120 है। यदि कक्षा ए से 15 छात्र लेकर कक्षा बी में डाल दिए जाएं तो कक्षा बी में छात्रों की संख्या कक्षा ए के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कक्षा ए है और बी है। अब यहाँ पे देखिए कि बोला गया क्या कि 15 छात्र ए से बी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ए में जितना छात्र है उसमें से 15 छात्र बी में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो बी में 2 गुना हो जाता है ए की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए में यदि 1 होगा तो बी में कितना हो जाएगा? इससे 2 गुना हो जाएगा। यानी ए में जितना होगा उससे 2 गुना बी में हो गया है ना। कब? जब कक्षा ए से 15 छात्र कक्षा बी में ट्रांसफ़र किया गया है, स्थानांतरित किया गया है। आरंभ में कक्षा ए में कितने छात्र थे? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें से इसमें जाए चाहे इसमें से इसमें आए, 120 को में से न जाएगा चाहे आएगा। तो सोच के देखिए कि दोनों में अनुपातिक योग कितना है। अनुपात में 2:1 3 छात्र है, जबकि है कितना? तो 120 छात्र है। इस चीज़ को आप समझिए। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? तो 40 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 का वैल्यू 40 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, आई हो जाएगा 40 से कम 40। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, हम लोगों से पूछा गया कि कक्षा ए में आरंभ में कितने छात्र थे। अब यहाँ पे समझिए कि आरंभ में कितने छात्र थे, और यह अनुपात जो है 15 छात्र ए से बी में जाने के बाद यह अनुपात है। तो यह संख्या कितना है? 40 और 80 ए से बी में जाने के बाद का संख्या है। तो हम लोगों से पूछा है कि ए में प्रारंभ में कितना छात्र था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 15 इसमें से फिर इसमें आप भेज दीजिए। 15 इसमें से इसमें चला गया था तब यह रेशियो हुआ था। आपको क्या करना है? 15 छात्र इसमें से इसमें भेज देना है। तो इसमें से माइनस होगा, -15 कर दीजिए और इसमें +15 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए -15 कीजिएगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 15 निकलेगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 55 छात्र हो जाएगा। यानी प्रारंभ में ए में 55 छात्र थे और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कनन कुमार का भाई, कुमार का भाई कौन है? कनन भाई है। कुमार का भाई कौन है? कनन है। लक्ष्मी कुमार की पुत्री है। लक्ष्मी जो है ना वह कुमार की पुत्री है। तो कुमार की पुत्री है तो एक जनरेशन नीचे कौन? लक्ष्मी कुमार की पुत्री है। कलई कनन की बहन है। कलई जो है कनन की बहन है। कनन की बहन कौन है? कलई कनन की बहन है।
और गोविंद लक्ष्मी का भाई। गोविंद जो है कौन है? लक्ष्मी का भाई। लक्ष्मी के भाई कौन है? गोविंद। गोविंद है। अब पूछा जा रहा है इसमें कि गोविंद का चाचा कौन है? गोविंद का चाचा कौन है? दोस्तों यहां पे देखिएगा कि गोविंद का चाचा कौन है। तो देखिए कि कुमार की पुत्री कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के भाई गोविंद है तो कुमार का पुत्र हुआ। कुमार का पुत्र हुआ। और चाचा हम लोग किसको बोलते हैं? पापा के भाई को बोलते हैं, है कि नहीं? पापा के भाई को बोलते हैं। तो कुमार का पुत्र गोविंद है तो गोविंद के पिता कौन? कुमार। अब पिताजी के भाई कौन है? कनन, है ना? कनन है। तो इसका मतलब गोविंद के चाचा कौन हो गया? या लक्ष्मी का? कनन। हम लोगों से पूछा गया है कि गोविंद का चाचा कौन है, तो कनन है, यानी कनन आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में लव को लिखा जाता है MPWF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WAR को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यहां पे समझिएगा कि इसको इतना लिखा गया है तो क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया है। जो काम ये दोनों में होता है वही काम इसमें भी होता है। यह आपका कोडिंग डिकोडिंग का रूल है। देखिएगा यहाँ पे L 12 नंबर पर आता है और M 13 नंबर पर आता है, यानी एक बढ़ गया, इसमें +1 हो रहा है। O 15 पर आता है, P 16 पर आता है, यानी एक इसमें भी बढ़ रहा है। V 22 नंबर पर आता है, W 23 नंबर पर आता है, तो इसमें भी एक बढ़ रहा है। E 5 नंबर पर आता है और F 6 नंबर पर आता है, तो इसमें भी एक वृद्धि हो रहा है। तो देखिएगा कि सब में एक एक का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हम लोग को क्या करना होगा? वही काम करना होगा, एक एक का वृद्धि करना होगा। तो W 23 पर आता है तो एक वृद्धि करेंगे 24, 24 पर x हो जाएगा। A 1 नंबर पर एक जोड़ेंगे तो 2, 2 पर कौन? तो B। R 18 पर एक जोड़ेंगे 19, 19 पर कौन आता है? तो S आता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो XBS। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में बॉय को लिखा जाता है 267, तो उसी कूट भाषा में गर्ल को क्या लिखा जाएगा? गर्ल को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यहां पे देखिएगा कि यह भी कोडिंग डिकोडिंग का है। जो काम इन दोनों में हुआ है वही काम इसमें करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे B कितने नंबर पे आता है? तो 2 नंबर पे आता है। और O 15 नंबर पर आता है। O कितना नंबर पे आता है? तो 15 नंबर पर आता है। B 2 नंबर पे आता है। और देखिए यहाँ पे O 15 पर आता है तो दोनों को जोड़ करके, यानी 15 का इकाई और दहाई के अंक को जोड़ करके लिखा गया है। O 15 पर आता है तो 5 और 1 6, देखिए दहाई और इकाई के अंक को जोड़ करके लिखा गया। Y देखिएगा कि 25 नंबर पे आता है तो देखिए 25 और 25 के दहाई और इकाई को जोड़ेंगे, दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 2 7 आ जाएगा। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें करेंगे। तो देखिए G 7 नंबर पे आता है तो 7 के 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। I 9 नंबर पे आता है तो 9 के 9 लिख दीजिए। R 18 नंबर पर आता है तो यहाँ पे देखिए 18 के क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 और 1 9, यानी इकाई और दहाई के अंक को जोड़ना पड़ेगा तो 8 और 1 9, ठीक है। L 12 नंबर पर आता है तो 12 में क्या करना पड़ेगा? 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 7993। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनिता दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि वनिता जो है वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो कहीं ना कहीं से प्रारंभ की होगी, यानी इसका यह 0 माइल है ना। दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करती है तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करती है।
एक समकोणिक रास्ते पर दाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक समकोणिक रास्ते पर क्या होता है कि दाईं ओर मुड़ जाती है, तो इस प्रकार जा रही है नीचे की तरफ। दाएं किधर होगा, इधर पश्चिम के तरफ, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि समकोणिक, समकोणिक मतलब क्या है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बनता है, जहाँ पे एल आकृति होती है। तो देखिए दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगी तो इस प्रकार, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री पर यह मुड़ गई, यानी समकोणिक मुड़ गई किधर, दाहिने तरफ। पुनः थोड़ी दूर जाने पर समकोणिक रास्ते पर दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर क्या होता है कि कुछ दूर चलने के बाद यह फिर समकोणिक दाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसका दाएं किधर होगा, ऊपर होगा, उत्तर के तरफ, है ना। फिर समकोणिक यहाँ से 90 डिग्री का बन रहा है कोण, दाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो देखिए ऊपर में कौन सा होता है दिशा, उत्तर होता है ना। तो उत्तर के तरफ, उत्तर के तरफ मुंह करके खड़ी है, और यही सही आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 18 नवंबर 2005 को कौन सा दिन था। 18 नवंबर 2005 को कौन सा दिन था, ये चीज़ निकालना है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कैसे निकाला जाता है। तो दिन को दिन के जगह पर लिखिए, यानी डेट को जैसे के तैसे लिखना है। नवंबर का कोड लिखना है आपको। नवंबर का कोड कितना होता है, तो नवंबर का कोड होता है आपका 3। नवंबर का कोड होता है 3। इसके बाद यहाँ पे देखें कि सदी का कोड लिखेंगे, तो 2000 सदी का कोड क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, 6 लिख दीजिए। दाहिने तरफ से 2 अंक लिखिए, तो 05 लिख दिए, प्लस अब देखिए अंतिम से 2 अंक में आपको क्या करना है कि 4 से भाग देना है, और जो शेष फल बचेगा ना उसको लिखना है। तो 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष फल 1 आएगा, 1 लिख दीजिए। अब यहाँ से हम लोगों से पूछा है कि दिन कौन सा होगा, तो दिन निकालने के लिए क्या करना है कि इस सभी को जोड़ करके 7 से भाग देना होता है। तो 7 से भाग दे दीजिए, है ना, और जो शेष फल आएगा वही आपका दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 7 से भाग देना बहुत ही आसान है। कैसे, ऊपर जैसे ही जहाँ पर भी आपका 7 पुर जाए वहाँ पे बिल्कुल उसको क्या करना है कि काट देना है। तो 6 1 7 गया दोनों, 5 और 3 8, तो 8 में से 7 खत्म हो गया तो 1 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 4 बच गया, 4 और 1 5, अब नहीं कटेगा। तो 5 ऊपर बच गया है, 7 से अब भाग नहीं लगेगा। तो अब देखना है क्या कीजिए, ऊपर 7 से कम है तो कितना है। तो यहाँ पे देखिए कि 5 है, और 5 पर कौन सा दिन होता है, तो आप जानते होंगे कि 5 पर कौन सा दिन होता है, तो शुक्रवार होता है। शुक्रवार होता है 5 कोड का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह समझने वाला क्वेश्चन है 17 नंबर, कि यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश तथा आकाश को दीवार कहा जाए तो इनमें से किस पर फल लगता है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो हम एक आपको सीक्रेट ट्रिक बताते हैं कि अंतिम में आपसे क्या पूछा गया है वो चीज़ देखना है, और उसका मतलब क्या है, बस वहाँ तक पहुँच जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं। तो देखिए अंतिम में पूछा जा रहा है तो इनमें से किस पर फल लगता है, तो फल किस पर लगता है, हकीकत में जाइए पहले। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि फल किस पर लगेगा, आसमान में थोड़ी लगेगा, फल वृक्ष पर लगता है ना, यानी पेड़ पर लगता है। तो वृक्ष को क्या कहा गया, वृक्ष को आकाश कहा गया है। तो अब फल कहाँ लगेगा, सही में आकाश में लगेगा। ठीक है, क्योंकि वृक्ष को क्या बोला गया है, आकाश बोला गया है। तो आंसर हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। यदि किसी कूट भाषा में GARIMA गरिमा को लिखा जा रहा है कोड में किस प्रकार, 7 2 5 4 3 2 लिखा जा रहा है। इसके बाद टीना, TINA को लिखा जा रहा है 6 4
82 लिखा जा रहा है। तो हम लोगों से पूछा है मर्टीना को कैसे लिखा जाएगा, यानी किस कोड में लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखना है क्या कि जो चीज़ पूछा गया है इसमें का सारा लेटर ये दोनों में मौजूद है कि नहीं। तो देखिएगा कि एम है, ए भी आपका है, आर भी देखिए इसमें है, टी बिल्कुल है, इसमें टी है, आई देखिए आई इसमें भी है और इसमें भी है, एन किस में है, इसमें है, और ए इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो दोनों में कॉमन लेटर है उसका वैल्यू समान है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। ए के लिए देखिए तो यहाँ पे 2 है तो इसमें भी ए के लिए 2 है, यानी ए के लिए क्या हो गया, 2 हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आई के लिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी आई के लिए क्या है, तो 4 है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी लेटर का कोड जो है वही कोड होगा। तो यहाँ पे देखिए कि एम का कोड हम लोग को खोजना है, तो एम का कोड क्या है, तो 3 है, 3 लिख देंगे। इसके बाद ए का कोड क्या है, तो ए का कोड 2 है तो 2 लिख दीजिए। आर का कोड देखिए यहाँ पे आर का कोड क्या है, 5 है तो 5 लिख दीजिए। टी का कोड क्या है, तो 6 है, 6 लिख दीजिए। आई का कोड कितना है, तो आई का कोड 4 है तो 4 लिख दीजिए। एन का कोड कितना है, तो एन का कोड 8 है, 8 लिख दीजिए। ए का कोड कितना है, तो 2 है, 2 लिख दीजिए। यानी मर्टीना का कोड क्या हो जाएगा, 32 56 4 82 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें बोला गया कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कांता का क्रम ऊपर से 16वां है, तो अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। दोस्तों यहां पे देखिएगा कि ऊपर से यू से ऊपर कर देते हैं, यू से ऊपर, ठीक है। ऊपर से क्रमांक क्या है इसका, 16वां है, यानी कांता जो है ऊपर से 16 नंबर पे है। तो हम लोगों से पूछा गया है कि नीचे से कितना क्रमांक होगा। नीचे से आप कहिए या फिर प्रारंभ से कहिए, नीचे से यहां पे लिख देते हैं। नीचे से कांता का क्रमांक क्या होगा। दोस्तों यहां पे देखिए कि ऊपर से इसका क्रमांक 16वां है, ऊपर से इसका क्रमांक क्या है, तो 16वां है। तो नीचे से कितना क्रमांक होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो टोटल जो है वह 42 स्टूडेंट है। तो 42 में से आपको क्या करना है कि 16 को घटा देना है। तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी 26 बच गया। तो सोचिए दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक के 16 विद्यार्थी होंगे और इससे नीचे कितना, तो 26 होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ से यहाँ कांता को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में कितना होगा, 26 विद्यार्थी होगा। हम लोगों से पूछा है कि नीचे से कांता का क्रमांक क्या होगा, तो 26 के बाद यह कांता है यानी 26 के बाद यह कांता है। तो 26 + 1 यानी 26 + 1 यानी 27वां, यानी कांता का क्रमांक नीचे से कितना होगा या प्रारंभ से कितना होगा, तो 27वां हो जाएगा और यही सही आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। तो दोस्तों यहां पे हम लोग बना लेते हैं इस प्रकार का दिशा निर्देश, है ना। ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और ये वाला भाग हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, या पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हम लोगों से दिया गया है कि यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व जो है ना वह क्या हो जाए, तो पश्चिम हो जाए। तो देखिए दक्षिण पूर्व यही भाग है, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए यानी यह पश्चिम हो जाए, ठीक है। दक्षिण पूर्व जो है वह पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए। उत्तर पूर्व देखिएगा कि उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए यानी यह दक्षिण हो जाए,
दक्षिण हो जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा कि दक्षिण के विपरीत कौन होता है, उत्तर होता है। दक्षिण के विपरीत उत्तर होता है। यहाँ पे देखिए, इसको अब हकीकत मापेंगे तो पश्चिम के विपरीत कौन होता है, पूरब होता है। तो ये हो जाएगा आपका पूरब। और दक्षिण के विपरीत कौन होता है, तो उत्तर होता है, उत्तर होता है। तो हम लोगों से पूछा गया कि इसी प्रकार का अगर परिवर्तन जारी रहेगा तो दक्षिण पश्चिम का भाग क्या कहलाएगा, तो उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कोड में सीमा का अर्थ 43 है तो उसी कोड भाषा में अमृता को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे SEEMA को लिखा जाता है 43। तो हम लोगों से पूछा गया कि अमृता AMRITA को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि आखिर इसमें क्या किया गया कि 43 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि S 19 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पर आता है, फिर E 5 नंबर पर, M 13 नंबर पर और A 1 नंबर पर। इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 19 आ 10 29 आ 31, 30 आ 10 40 आ 3 43। जोड़ने के बाद दोस्तों 43 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी लेटर है दिया गया वो सभी का जो कोड होता है उसको हम लोग लिख करके जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम हम इसमें भी करेंगे। तो देखिए A 1 नंबर पर, M 13 नंबर पर, R 18 नंबर पर, I 9 नंबर पे, T 20 नंबर पर और A 1 नंबर पर। इस सबको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़िएगा तो देखिए 20 आ 1 21 और 9 30, 30 आ 10 40, 50, 50 आ 1 51, 51 आ 3 54, 54 और 6 62, 62 है ना। यानी जोड़ करके कितना आया, तो 62 आ गया और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित चित्र में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए एक वर्ग दे दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है क्या कि कुल वर्गों की संख्या कितनी। इस प्रकार का दे दिया गया है और इसमें बोला गया कि कुल वर्गों की संख्या कितनी। दोस्तों यहां पे समझिएगा कि आपको ए वाला वर्ग दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ऐसे ही हो गया और ए एक बड़ा वाला 10 तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा क्लियर रूप से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार हम इसको देखते हैं तो यह 1 निकलेगा 11, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखते हैं इस प्रकार तो यह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कि इसको देखते हैं चारों को तो यह 13 हो जाएगा। इसका देखिए इसको हम देखते हैं तो यह 14 हो जाएगा, 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि और भी निकाला जा सकता है क्या, तो 14 को ये निकल गया आपका, है ना। तो और भी जो है यह लग रहा है क्या कि नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 लीजिएगा तो यह आयत हो जाता है, 4 को लीजिएगा तब वर्ग होगा, है ना। तो ये 4 को लेंगे इधर से, फिर ए वाला 4 को लेंगे इधर से, ठीक है, फिर ए वाला 4 लेंगे इधर से और 4 लेंगे इधर से। अब इससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों फाइनली कितना निकाला गया, तो अधिकतम 14 निकाला गया, इससे ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर। इसमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। पहला कथन में दिया गया कि सभी कलम कागज है, यानी जितने भी कलम है सभी कलम कागज है। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी कलम है सब कागज के अंदर है, कागज के अंदर है।
दूसरा कथन है कि सभी कागज सफ़ेद है, यानी जितने भी कागज है सब क्या है, सफ़ेद है, यानी सफ़ेद के अंदर है, सभी कागज सफ़ेद है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। हम लोगों से निष्कर्ष यानी पहला निष्कर्ष पूछा है कि सभी कलम सफ़ेद हैं। पूछा जा रहा है कि क्या सभी कलम सफ़ेद हैं, तो बिल्कुल जितने भी कलम है देखिए तो सफ़ेद के अंदर है कि नहीं है, तो सही हो जाएगा। दूसरा में देखिए बोला जा रहा है कि कुछ कागज सफ़ेद हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी कागज क्या है, सफ़ेद के अंदर है। तो जब सभी कागज सफ़ेद के अंदर है तो कुछ कागज सफ़ेद बोलिए दिया तो क्या कोई बड़ा गलती थोड़ी कर दिया है, यानी कुछ कागज सफ़ेद बिल्कुल होंगे, यानी सभी कागज सफ़ेद है तो कहने में थोड़ी लगेगा क्या कि कुछ कागज सफ़ेद है, तो बिल्कुल है ना। तो दोनों निष्कर्ष इसका पालन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, यह कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कथन और तर्क, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको अपने बारे में कम और क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपने भावना में, अपने ज़िंदगी में खो जाते हैं, यानी सामाजिक जो विचारधाराएं हैं उसमें हम लोग खो जाते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के अनुसार पढ़िए और देखिए कि आखिर क्या बोला जा रहा है इसमें। तो देखिए कथन में बोला गया कि क्या शहर के सभी अनाधिकृत निर्माणों को तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए। यह एक प्रस्ताव दिया गया है कि क्या शहर के सभी अनाधिकृत निर्माणों को तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि आधिकारिक रूप से जो घर नहीं बनाया है, आधिकारिक रूप से घर जो बनाया है उसको गिरा देना चाहिए तुरंत। तो यहाँ पे क्या तर्क निकल सकता है, तो आप ही बताइए। पहला तर्क है कि नहीं, ऐसे घरों में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे घरों में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका व्यवस्था देना पड़ेगा ना, व्यवस्था करना पड़ेगा। दूसरा देखिएगा, हाँ, इससे आम जनता को एक स्पष्ट संदेश मिलेगा तथा वे अनाधिकृत भवन निर्माण से परावृत्त होंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि इससे सीख मिलेगा, गिराना भी जरूरी है, उस विभाग द्वारा, सरकार द्वारा गिरवाना भी जरूरी है, ताकि कुछ लोगों को घर अगर नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा कि वैसे लोग जो चाहते हैं क्या कीजिए उस प्रकार का घर बनाने के लिए वह बिल्कुल संभल जाएंगे और वहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों निष्कर्ष तर्क जो है कथन के अनुसार सही है, यानी ठोस है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि तर्क 1 और 2 दोनों ठोस हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है दिया हुआ एक श्रृंखला 4, 12, 48, 240, 1440 और आगे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इस पैटर्न को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। जो काम हो रहा होगा ना, एक सीरीज में हो रहा होगा, एक श्रृंखला में हो रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि 4 है और यह 12 है, तो 4 × 3 = 12, यानी 3 गुना है। इसमें देखिए कि 12 चौके 48, यानी 4 गुना है। 48 में फिर आप 5 से गुना कीजिएगा ना तो 240 आ जाएगा। अब इसमें आप 6 से गुना कीजिएगा ना तो 6 0 0, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14। यहाँ पे देखिए कि पहले 3 से गुना हो रहा है, फिर 4 से गुना हो रहा है, 5 से गुना हो रहा है, 6 से गुना हो रहा है, तो अब क्या होगा, 7 से गुना होगा, है ना। तो 1440 में क्या कीजिए कि 7 से गुना कर दीजिए, तो वाट बराबर हो जाएगा 7 0 0, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 चौके 28, 2 30 के 0, 7 एकम 7 और 3 10, यानी 10,080 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, निम्नांकित आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यह आकृति दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कितने वर्ग हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग, तो ये बड़का वाला नजर आ रहा है, ये बड़ा वाला एक वर्ग हो गया। दूसरा देखिएगा कि ये वाला आपका दूसरा वर्ग हो जाएगा, ये वाला, तो एक और ऐड कर दीजिए इसमें। एक अंदर वाला देखिए ई वाला, ये अंदर जो है एक वर्ग ए हो गया, तो इसको एक और ऐड कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि एक ए वाला वर्ग होगा, ए वाला,
इसको ऐड कर दीजिए, एक ए वाला वर्ग होगा, इसको भी एक ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इसके अंदर भी एक और एक, दो वर्ग है ना, तो इसमें दो ऐड कर दीजिए। और आई देखिए कि छोटा वाला में भी आपको एक वर्ग ए वाला है और एक वर्ग ए वाला है ना, और इधर वाला नहीं है, इधर वाला तो आयत है ना, वर्ग इसमें फिर दो है। तो जोड़ दीजिए सबको, 2 और 2 4, 1 5 6 7 8 9, टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, बोला जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कितने त्रिभुज हैं, ये चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इधर कि एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, एक हो गया, एक आपको इधर से ए वाला दिखाई दे रहा है, एक इधर से देखिएगा, इसको अगर हाफ लेते हैं तो यहाँ पे एक आ गया, 1 2 3, ये जो क्लियर रूप से जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इधर का काम खत्म हो गया। अब इधर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिएगा कि एक त्रिभुज ए वाला बन रहा है, ए वाला, तो इसको जोड़ लीजिए, एक ए वाला एक बन रहा है, यहाँ से देखिए ए वाला एक बन रहा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसका यहाँ पे देखिए चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, यहाँ तक हो गया, ये सातवां हो गया। यहाँ से इतना चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि 7 को दिख रहा है ना। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ से हम लोग देखते हैं इस प्रकार, इसको इस प्रकार, तो यह 8वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा यह। ये पूरा को देखते हैं हम लोग, ये वाला पूरा, तो यह 9वां हो जाएगा। इसको पूरा देखते हैं तो यह 10वां हो जाएगा, 10वां हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ये 10 को हो गया इधर। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम यदि देखते हैं यहाँ से यहाँ, ये वाला, तो यह 11 हो गया, 11 हो गया। इसको देखिएगा यहाँ से यहाँ, तो यह 12 हो जाएगा, है ना, ये वाला 12 हो गया। इसका देखिएगा ये 12 हो गया, इसका देखिए यहाँ पे एक ए वाला तो हो ही गया है। इसको देखिए ए वाला, यहाँ से ए वाला, तो यह 13 हो जाएगा, है ना, 13 हो गया यहाँ। ये वाला हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, ये भी हो गया है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा ए वाला आपका, एक ए वाला है 14 हो गया। इसके बाद और कौन है, इधर वाला तो हो चुका है। हाँ, इसको देखिएगा, ए वाला जो है आपका, ए वाला 15। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 15 त्रिभुज बनेंगे, 15 त्रिभुज बनेंगे और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राधा को याद है कि उसके पिता का जन्म
दिन मार्च की 16 तारीख के बाद लेकिन 21 तारीख के पहले हुआ है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 तारीख के बाद, उसको याद है कि 16 के बाद हुआ है लेकिन 21 से पहले हुआ है। 16 के बाद लेकिन 21 से पहले हुआ है। जबकि उसके भाई महेश को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन मार्च की 22 तारीख से पहले 22 तारीख से पहले 22 तारीख से पहले 22 तारीख से पहले लेकिन 19 तारीख के बाद हुआ है। लेकिन 19 तारीख के बाद हुआ है। उनके पिता का जन्मदिन किस तारीख को है? दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि राधा के अनुसार 16 के बाद, मार्च 16 के बाद और 21 से पहले है। जबकि उसके भाई महेश के अनुसार है कि 19 के बाद लेकिन 22 से पहले हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों का एक एक बात ले लेना है। दोनों का एक एक बात यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि महेश का हम ए वाला बात लेते हैं तो राधा के लिए ए वाला लेना पड़ेगा, है ना। ये दोनों का बीच का वैल्यू ले लीजिए आप। ये दोनों, इसको आउट कर दीजिए, इसका पहला बात और इसका इधर वाला बात, इसको कैंसिल कर दीजिए और दोनों के बीच में जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 19 के बाद हुआ है और 21 से पहले हुआ है। तो 21 से पहले और 19 के बाद क्या होता है? तो 20 तारीख होता है कि नहीं? यानी 20 तारीख को उसके पिता का जन्म हुआ था और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। यानी एक फोटोग्राफ को देखते हुए एक आदमी बोलता है क्या कि मेरा भाई और बहन कोई नहीं है। इसका मतलब वह अकेला है, बाप माँ का अकेला संतान है वह। परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बोला जा रहा है क्या कि फोटोग्राफ वाला आदमी जो है ना, फोटोग्राफ वाला आदमी जो है उसका पिता, फोटोग्राफ में जो आदमी है उसका पिता मेरे पिता का बेटा है। तो देखिए मेरे पिता का बेटा है, यह आदमी बोला है मेरे पिता का बेटा है। तो सोचिए दोस्तों यहाँ पे कि फोटोग्राफ के वाले का पिताजी जो हैं वह परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। मेरे पिता का बेटा है, यहाँ पे देखिए मेरे पिता का बेटा है, ये आदमी हो गया। मेरे पिता यानी ये आदमी के पिता का बेटा है, ठीक है। यानी फोटोग्राफ वाला का जो पिता है वह उस आदमी के पिता का कौन है? ये बेटा है ना। तो यहाँ पे देखिए, और इसका कोई भाई या बहन नहीं है। तो फोटो वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? फोटो वाला व्यक्ति जो है वह उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि फोटोग्राफ का जो फोटोग्राफ में जो है उसका पिता इस आदमी के पिता का बेटा है। इसका मतलब ये खुद आदमी है ना हुआ, दोनों तो एक के दोनों इक्वल है। बोला जा रहा है कि वह मेरे पिता के बेटा है और इस आदमी के पास कोई भाई या बहन नहीं है, यानी ये अकेला आदमी होगा, है ना, जो कि फोटोग्राफ वाला का यह पिता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है तो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित? तो इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र का, फोटोग्राफ में जो है उस व्यक्ति का कौन है? पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा? 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच यानी मिनट का सुई और घंटे के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज़ निकालना है। तो दोस्तों एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि 30 गुने H माइनस 11/2 गुने M आपको लिखना है। H से क्या? आवर हैंड,
यानी कहने का मतलब क्या है कि घंटे का सुई, और एम फॉर मिनट हैंड यानी मिनट का सुई। अब यहाँ पे देखिएगा कि 30 गुने एच यानी घंटा कौन है, ये वाला एच होगा और ये वाला एम होगा, है ना। तो देखिए एच के जगह 6 रखिए, माइनस 11/2 गुने एम के जगह क्या रखना है, तो 20 रखना है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दाएँ 20, 6 18 180, 180 डिग्री माइनस 11 दाएँ 110 डिग्री। 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटाइएगा तो 70 डिग्री बचेगा, यानी 6:20 पर मिनट के सुई और घंटे की सुई के बीच में जो कोण बनेगा वह 70 डिग्री का बनेगा, और यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।